6 बजे। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ में है झुंझुनू जिले के लांबी गांव की सरपंच नीरू यादव। नीरू जी हाल ही में यूएनओ में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया, यूं कहूं कि भारत को किया। 3 महिला जनप्रतिनिधि जो सीधे पंचायत राज से जुड़ी हुई हैं, उनको हाल ही में यूएनओ ने नवाचार करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें से नीरू जी को भी ये सौभाग्य मिला। और यूएनओ जाने का नीरू जी को सौभाग्य मिला, लेकिन मैं सौभाग्य राजस्थान का कहूँगा कि इनका नवाचार इस कदर सिर चढ़ के बोला, लोगों के जहन में आया कि राजस्थान को भी उन्होंने याद रखा और यूएनओ में बुलाया। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे और इनसे जानेंगे भी क्या है नीरू यादव, कैसे सरपंच बनी और क्यों बुलाया गया, वहाँ कैसा इनका सफ़र रहा। और पंचायत राज में अभी पिछले महीने ही हमने इसकी वर्षगांठ भी मनाई, तब भी हमने नीरू जी को बुलाया था, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं चल आ पाई। तो नीरू जी आपका जन टीवी में स्वागत है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि मान लो हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहेंगे कि नीरू यादव कौन है, क्या है नीरू यादव, अपने बारे में बताइए आप। देखिए, मेरा नाम नीरू यादव है और मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत लांबी अहीर से। और मेरा मायका जो है वो हरियाणा में है, महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर से में मेरा मायका है। और मेरी जो शुरुआती जो पढ़ाई हुई वो नारनौल से हुई। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने जयपुर से एमएससी की सुबोध कॉलेज से। उसके बाद शादी मेरी हो गई थी लांबी अहीर गांव में, झुंझुनू जिले में जो पड़ता है वहाँ पर। और शादी के बाद फिर मैंने अपने बीएड और एमएड की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट की और अभी पीएचडी है वो मेरी चल रही है। ये मेरा परिचय है। और फिलहाल वर्तमान में मैं सरपंच हूँ। और उससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी, परिवार को संभालती थी। जी, तो आपने एमएससी की, बीएड भी किया आपने, और उसके बाद में राजनीति कहूँ या बस एक सरपंच के लिए? देखिए, जब मैंने शादी मेरी हुई तो क्योंकि पहले हम नारनौल में रहते थे, फैमिली, पापा भी एजुकेशन लाइन में, मम्मी भी एजुकेशन लाइन में। लेकिन शुरू से पेरेंट्स का तो यही सपना था कि एजुकेशन में या तो टीचर बने या लेक्चरर, तो उसी उनका जो ये सपना था और उसी के हिसाब से मैंने भी एमएससी किया। और उसके बाद जब शादी गांव में हो गई तो उसके बाद अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट की ही। फिर जब गांव में रहने का मौका मिला मुझे और पहली बार जो मेरा इंटरेक्शन गांव में हुआ, गांव के लोगों से हुआ, तब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी। और उस समय ये भी लगा कि गांव में अगर रह रहे हैं तो कुछ अच्छा कुछ सोशल करें, क्योंकि सोशल तो मैं पहले से भी थी, लोगों की मदद करना या कुछ अच्छे सोशलाइजेशन से लोगों के साथ जुड़ के रहना। तो उसमें तो ये जो सफ़र था, फिर ये अचानक से उस गांव में जाने के बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ कि मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए। नीरू जी, आपके बारे में मैंने सुना है कि हॉकी वाली सरपंच भी कहते हैं, ये क्या बात है? ये बात ऐसे स्टिक है, लेके घूमती हैं? नहीं, हॉकी स्टिक लेके घूमती नहीं, लेकिन मैं अपनी पंचायत में लड़कियों को हॉकी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। हमने कोच भी रखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स जो है वो एजुकेशन लाइन से थे, तो शुरू से ही उनका रुझान जो था वो एजुकेशन के अंदर और एजुकेशन फील्ड में ही उनका रहा। तो मेरे को बचपन से खेलने का बड़ा शौक था, आपको मैं बताऊं अगर अपने मन की बात। लेकिन फैमिली को ये था कि नहीं, आपको टीचर ही बनना है और उसी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है। तो मेरे मन में एक बड़ी ये कशिश रह गई थी। ये डायलॉग बाद में आया कि हमारी छोरी छोरों से कम हाँ, नहीं। ये अगर बाद उस समय में आता तो शायद ये शायद हो जाता। तो वो एक थोड़ा सा एक कशिश थी। तो वो मैंने अपनी पंचायत में सरपंच बनने के बाद अपनी पंचायत की लड़कियों के माध्यम से मैं उसको सपने। खेलना क्या चाहती थी आप? हॉकी खेलना चाहती थी? मैं हॉकी खेलना चाहती थी, और लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो सका। इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि अपने पंचायत में जो लड़कियां हैं, जिनको हॉकी बहुत पसंद है और वो खेलना चाहती हैं, तो क्यों ना अपना सपना इनके माध्यम से पूरा किया जाए। तो इसलिए मेरे को हॉकी वाली सरपंच। तो वहाँ पे क्या आप कोई एकेडमी चलाती हैं? जी, हम लड़कियां तैयार करते हैं। हमने एक अपना पर्सनल कोच रखा हुआ है। हम 7 साल से लेकर के और बड़ी जितनी भी लड़कियां हैं उनको हॉकी के लिए ट्रेन करते हैं। ट्रायल हम दिलवाते हैं उनको, ताकि उनका अच्छी हॉकी एकेडमी के अंदर सिलेक्शन हो जाए और बच्चियां जो है वो खेल के क्षेत्र में भी अपना नाम। कब से कर रही हैं आप ये?
हम ये 2 साल से कर रहे हैं जी। कुछ बच्चियां निकली उसमें से स्टेट? मेरे पंचायत की एक लड़की अभी टूर्नामेंट खेल के आई थी ग्वालियर, और अभी जो छोटी लड़कियां हैं उनका हम ट्रायल वगैरह दिलाते हैं, शायद अभी एक लड़की का और है हमारे सिलेक्शन होने वाला है, तो हमारा प्रयास जारी है इसमें। लेकिन सरपंच बनने का तो आपने नहीं सोचा था पहले? हाँ, सरपंच बनने का नहीं सोचा था, लेकिन बस वो महिलाएं जो हैं मेरी पंचायत के अंदर, वो अपने किसी भी काम के लिए जो है पंचायत भवन नहीं जाती, और मेरे पास काफी महिलाएं जैसे गांव के अंदर आती थी, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैं पूरा परिवार घर से संभालती थी, तो मेरी जो दादी सास है उनके पास भी आती थी, तो मैं उनकी काफी बातें सुनती थी, तो मुझे ये लगता था कि क्यों औरतें अपनी बात को प्रबलता के साथ क्यों नहीं उठाती हैं। और जिस बेल्ट से आपका ससुराल है, जहाँ की आप बेटी हैं, वो अक्सर कहा भी जाता है कि भाई क्यों पंचायती कर रहा है, तो सरपंच है कोई। बस वही वाली देते हैं बात, ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी बात, क्योंकि अपने पुरुष प्रधान समाज और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहां पर एक घूंघट का भी प्रचलन है, तो वो जो उनकी बातें हैं वो उस घूंघट के अंदर ही दबके रह जाती हैं। तब मैंने मन में ये विचार बनाया कि इनकी बातों को सामने प्रबलता से रखने वाला इनके पास कोई होना चाहिए, तो बस उस सोच को लेकर के फिर मैंने सरपंच का चुनाव लड़ने की जो है। आपका घूंघट कैसे हटा? आपने घूंघट किया आप ससुराल में आने के नहीं, बाद? देखिए मैंने घूंघट नहीं किया अपने ससुराल में आने के बाद, क्योंकि मेरी एजुकेशन मैंने बताया कि जयपुर से रही थी, और फिर मैं हमेशा से ही शुरू से ही अपनी बातों को बड़ी प्रबलता के साथ रखती हूँ। मैंने जब मैं पहले कह दिया था, देखो घूंघट नहीं करूंगी। हाँ, मैंने घूंघट नहीं किया, और मेरे परिवार के अंदर भी मैं अपनी बातों को बड़ी प्रबलता के साथ, या कुछ मुझे कोई डिस्कशन करना होता तो वो मैं शुरू से ही मेरा ये रहा है कि मैं उस बात के ऊपर बोलती हूँ। तो बस वो मेरा एक माइंड सेट था कि अपनी पंचायत की महिलाओं को भी इस तरीके से मजबूत किया जाए कि वो अपनी बातें, मुद्दे अपने जो हैं वो प्रबलता के साथ रखें। जी। तो ये 5 साल पूरे होने वाले हैं बाप के ना? हाँ, मेरे 3.5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं अभी। तो कैसा रहा आपका इस सफर, अगर यूं देखें तो हम? देखिए, सफर अच्छा रहा। शुरुआत जब की थी तो काफी सारी चुनौतियां आई थी, क्योंकि जैसे कि अभी भी हम बात कर रहे थे कि पुरुष प्रधान समाज है, और सरपंच का जो चुनाव होता है वो बड़ा टफ चुनाव होता है, मैं ये कहती हूँ। एमएलए से भी ज्यादा? बिल्कुल, बहुत ज्यादा टफ चुनाव होता है इसमें। मूंछों की लड़ाई भी बना लेते हैं। हाँ, वो तो होती ही है। समाज में ये एक सरपंच पति प्रधान पति वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो शुरू से चला आ रहा है, और जब आप एक गांव में महिला सरपंच बनती है तो लोगों की भी ये धारणा रहती है, या परिवार में भी लोगों की महत्वाकांक्षा रहती है कि भी सरपंच के तौर पर जो निर्णय है वो हम लें। तो उस समय फिर आप अगर निर्णय लेते हो तो थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है, और उसके साथ साथ में, और क्योंकि जब आप सरपंच बन जाते हो ना तो लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब मैंने चुनाव लड़ा था तो ये था कि भाई हम सरपंच बन के ये काम करेंगे, या फिर हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन फिर जब आप धरातल पे वास्तव में जब काम करते हो तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आती है। फिर आपको समझ में आता है कि आपके पास इतना बजट है, उसको आप कैसे, किस प्रकार से डिवाइड करो कि सब सारे उसमें काम किए जा सके। जब लोग किसी भी काम के लिए या किसी योजना के लिए जब आवेदन कर देते हैं वो, तो फिर वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग फिर हमसे डेली पूछते हैं कि अब इसका क्या हुआ, कि अब इसको कैसे आप करोगे, या अभी तक हमारा पास क्यों नहीं है। तो काफी सारी ऐसे चैलेंजेस आते हैं। दूसरी, एक महिला होने के नाते कई बार आपको गांव में कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि आपको रात को 10 बजे भी अगर फोन आ गया कि अब मैडम हमारे ये वाली, या कोई झगड़ा हो गया है या कोई ऐसी चीज हो गई तो आप आइए, तो उस टाइम पे फिर ये हो जाता है कि रात को 10 बजे आप फैमिली या बच्चों को छोड़ करके कैसे वहां पर पहुंचे, और उस चीज को कैसे आप टैकल करें। तो इस टाइप की चुनौतियां ग्राउंड स्तर के ऊपर हमारे सामने काफी आती हैं। हर महिला नीरू यादव नहीं है, मानती हैं आप ये, है ना? तो उनसे बात होती है, उनकी क्या कमी है? ये सवाल मेरा सिर्फ इस वजह से है कि जो लोग सुनते हैं हमारे से दुरुस्त कैसे कर सकते हैं उससे। देखिए, इसमें पता है क्या है, सरपंच का जो चुनाव है वो, उसमें परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के चुनाव में आपको एक घर से एक वोट भी निकालना, तो उसमें पूरे परिवार का सहयोग होता है आपको सरपंच बनाने के अंदर। सिर्फ अगर आपका परिवार आपके साथ में नहीं है, या आपके जो रिलेटिव हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपके लिए चुनाव निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक दबाव फैमिली का रहता है सरपंच बनने के बाद भी। फिर आप एक फैसला जो है वो बिल्कुल प्रखरता के साथ और एकदम खुले होकर के, खुले विचार के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी परिवार का दबाव, क्योंकि परिवार का कोई सदस्य अगर नाराज हो जाए, या फिर क्योंकि सरपंच जब हम बनते हैं, या मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी शादी को 7 साल हुए और मैं गई और मैंने चुनाव लड़ने की सोची, लेकिन जो पीढ़ियों से जो
चीज चली आ रही है, जो परिवार के जो संबंध हैं लोगों के साथ में, तो वो संबंध भी तो उसमें डिपेंड करते हैं। गांव में कहावत है हमारे कि लोग जो है वो खून दे देंगे आपको, लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। तो ये कहावत है बिल्कुल, और ये सत्य है बिल्कुल। जो हमने जब चुनाव लड़ा, आपने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि क्या पता वो 7 पीढ़ी पुरानी कोई दुश्मनी है कि इसके दादा ने हमारे साथ ऐसे किया था, इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। तो मैं कहती हूँ सरपंच का चुनाव जो है वो बहुत टफ चुनाव है, परिवार को साथ लेकर के वो चुनाव लड़ना पड़ता है। महिलाएं खुल के इसलिए सामने नहीं आ पाती क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, एक तो एजुकेशन की कमी आ जाती है, आज सब कुछ चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, कभी कोई साइट नहीं चल रही है कुछ, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझने में बड़ी दिक्कत होती है सरपंच, विशेष तौर पर अगर महिला की बात करें तो। फिर दूसरा, हम लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब हमारे पास रिजर्वेशन, जब सीट हमारी आती है, तब हमें परिवार का कोई पुरुष है वो चुनाव लड़ने देता है, अदरवाइज तो कौन लड़ना दे, वरना हमें लड़ने नहीं दे चुनाव। तो अगर ये तो मान के चलते हैं, अगर रिजर्वेशन नहीं होता महिलाओं का पंचायत राज में, तो नीरू यादव मेरे साथ स्टूडियो में नहीं बैठ रही होती। बिल्कुल, मैं तो खुद ये कहती हूँ कि अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद हम लोगों को यहाँ तक आने में बड़ी दिक्कत होती। ये रिजर्वेशन की वजह से ही वरना तो परिवार का कोई पुरुष ही सोचता है कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं, मेरा ही वो हक मानते इस चीज को अपना, कि अधिकार ही हमारा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। महिलाएं तो चुनाव, पंचायत जब चुनाव होते थे, भाई चाय बना ले बस, हाँ, बस खाना बना लो, आज वो आए हैं और वोट डालिए। और अगर आप अच्छे से सरपंच के तौर पर अगर काम करने लग जाते हो तो आपके घर में कोई ना कोई पुरुष जो है वो आप के विरोध में खड़ा हो जाएगा कि ये तो हमारा अधिकार था, हमने ये चीज हमें करनी चाहिए थी, ये कैसे कर रही है। तो ये चीजें सबके सामने एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है पंचायत राज का, और निश्चित रूप से देश की सबसे छोटी पंचायत को हम पंचायत कहते हैं, और सबसे बड़ी जो पंचायत है वो लोकसभा है। सबसे कम मतदान लोकसभा चुनाव में और सर्वाधिक मतदान, ऐसे मुझे नहीं ध्यान है कि कोई पंचायत ऐसी होगी जिसमें 90% से कम वोटिंग होती होगी, 90 से ऊपर होती है। आप ये देखिए, एक एक वोट को निकालना पड़ता है। एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी का रंग आपको देखना है तो पंचायत राज के चुनाव को देखिए, छोटा चुनाव मत समझिए उसको। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे कि नीरू यादव जी का सफर यूएनओ में क्यों रहा और ऐसा क्या नवाचार किया जिसकी वजह से इन्होंने वहां पे जाकर के अपना डंका बजाया यूएनओ में। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं सरपंच नीरू यादव जी। नीरू जी, चलिए, सरपंच का आपने सफर बताया, बहुत सारी एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किए। नवाचार क्या किया जिसकी वजह से आपको यूएनओ ने आमंत्रित किया? क्या नवाचार था आपका? देखिए, एक तो मैंने लड़कियों को स्पोर्ट्स के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, ये एक नवाचार मैंने किया। दूसरा, पर्यावरण को लेकर के मैंने काम किया। मैंने अपनी पंचायत के अंदर और आसपास के क्षेत्र में मेरा पेड़ मेरा दोस्त एक मुहिम चलाई, जिसके अंतर्गत हमने 21,000 पेड़ वितरित किए सभी राजकीय जो विद्यालय है वहां पर, और वो पौधे हमने बच्चों को दिए ताकि वो उनको लगाएं, और उनके रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो हमने दी। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र, एक हमने गांव में अक्सर देखा है कि शादियां जब होती है तो कन्यादान करते हैं या मुंह दिखाई जो करते हैं। मैंने मेरी पंचायत में जो भी लड़की की शादी होती है या लड़के की शादी होती है तो लड़की से मैं कन्यादान के रूप में पेड़ लगवाती हूँ, और जो लड़के की शादी होती है उसमें जो मुंह दिखाई की गाँव में रस्म होती है उसमें मैं नव दंपत्ति से पौधा लगवाती हूँ, ताकि वो अपने जीवन की जो शुरुआत है वो उस पौधे से एक भावनात्मक रूप से उस पौधे के साथ जुड़े और उस पौधे को वो पाले। तो ये हमने पर्यावरण के लिए क्या, एक प्लास्टिक भी बड़ी समस्या गांव के अंदर है। प्लास्टिक वेस्ट जो शादियों में हम यूज करते हैं, प्लेट वगैरह डिस्पोजल, वो उसको लेकर के एक बर्तन बैंक अपनी पंचायत में मैंने खोला है, ताकि हम जो है डिस्पोजल के जो प्लास्टिक, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, प्लेट्स है, ये यूज ना करके जो स्टील के जो बर्तन है वो यूज करें, और एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण को सही करने के लिए किया। दूसरा, एक मैंने एक सरपंच सीरीज भी एक चालू की थी ताकि लोगों को जागरूक करें कि सरपंच क्या क्या, क्योंकि लोगों के अंदर बड़ी जो है एक दुविधा रहती है कि भाई सरपंच बन गया तो अब सब जिम्मेदारियां जो सरपंच की है, मतलब इनफैक्ट गांव में अगर कोई भैंस भी मर गई है या कुछ कोई पशु का वो, तो वो भी उठा के सरपंच ही डाले उसको, मतलब लोगों के। तो सरपंच के क्या क्या अधिकार हैं, वो कितना काम कर सकता है, किस किस क्षेत्र में काम कर सकता है, कहाँ से उसको फंड मिलता है, कितना हमें फंड मिलता है, एफएफसी क्या है, वो सब चीजें क्या है, तो उसके लिए एक सरपंच सीरीज भी मैंने
शुरू की थी अपनी उसमें। तो इस नवाचार से आपको और कुछ ऐसे जो नवाचार हैं वो मैंने अपनी पंचायत के अंदर किए, तो उसकी वजह से यूएनओ ने आपको आमंत्रित किया। कितने लोग गए आप वहाँ पे? वहाँ पे हम पूरे इंडिया से हम 3 महिलाएं गई थी। नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और आंध्र प्रदेश से एक सरपंच है कुनुकु हेमा कुमारी जी, उनका, और त्रिपुरा से एक जिला प्रमुख है सुप्रिया दत्ता जी, उनका सिलेक्शन हुआ था। हम 3 लोग गए थे। तो राजस्थानी हरियाणवी कुछ भाषा का प्रयोग किया हुआ आपने वहाँ पे? देखिए, वहाँ यूएन विश्व का सबसे बड़ा मंच है, वहां पर मैं गई थी, तो मैं वहां पूरी अपनी जो राजस्थानी जो पोशाक है, वेशभूषा है, उसी के अंदर मैं वहां पर गई थी। और वहां पे मैंने जो स्पीच दी वो मैंने अपने संस्कृत और हिंदी में दी, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट जब हम करने जा रहे हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अपनी संस्कृति से तो का परिचय वहाँ सबसे पहले हम। संस्कृत में? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन सा श्लोक बोला आपने? मैंने विष्णु पुराण का श्लोक जो भारत की परिभाषा को जो बताता है, वासुदेव कुटुंबकम वाला? नहीं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमांद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ज्योग्राफी जो पूरी बताती है। बिल्कुल, जो ज्योग्राफी बताती है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत है, और उसकी जो संतानें हैं उसे भारती कहते हैं। इससे मैंने अपने भाषण की शुरुआत की थी। अब राजस्थानी या फिर हरियाणवी कुछ बोली वहाँ पे? थोड़ा सा लहजा उसमें हरियाणा का और राजस्थान का भी आया था, क्योंकि वहां से तो मेरा जो जड़ें हैं वो तो मेरी वहीं से हैं, तो उसका भी एक टोन था उसमें। जी। तो चलिए, वहाँ पे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हम विशेष तौर पर महिला सरपंच, महिला जनप्रतिनिधि, क्योंकि वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो इस बात पर थी कि लोकल गवर्नेंस के अंदर हम महिलाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं और कितना अपना योगदान दे रही हैं, उसके ऊपर उस मंच पर वो बातें की गई थी। और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, क्योंकि ऐसे मंच के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से हम काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं। बाकी और पंचायतें वहाँ देश की, विश्व की जो पंचायतें वो कैसे काम करती है, पंचायती राज कैसे काम करता है, काफ़ी सारी बातें हमें पता चलती है। नॉर्वे की जो पंचायत व्यवस्था है वो हमारे भारत जैसी ही है के अकॉर्डिंग है। और हमारे भारत देश की, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं त्रिपुरा की जो जिला प्रमुख मेरे साथ में थी, और आंध्र प्रदेश की जो सरपंच मेरे साथ में थी, तो वो अपने पंचायत में कैसे कैसे काम कर रही हैं, कैसे महिलाओं के साथ जुड़ करके वो काम कर रही हैं, एसएसजी वहाँ पर एसएसजी किस प्रकार से काम कर रही हैं, या हेल्थ के क्षेत्र में जैसे हेमा जी ने बात की कि मैं किस प्रकार से काम कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ें वहाँ से हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं, ताकि हम भी अपनी पंचायत के ऊपर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें और क्या नया हम अपनी पंचायत में कर सकते हैं। तो ऐसे मंच पर जाने से काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं हमें, तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? फंडिंग की एक बड़ी दिक्कत आती है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करती हैं आप? क्योंकि डेवलपमेंट का मेन एजेंडा आपका विकास कहीं भी करना, तो उसके लिए पैसा चाहिए। जी बिल्कुल, फंडिंग की सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है, सरपंच के सामने, वो फंड की बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि हम फंड कैसे कहाँ से लेके, क्योंकि एसएफसी या एफएफसी की जो हमारे पास फंड आता है वो शायद इतना कम पूरा नहीं होता, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा है। कोई पानी की समस्या है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पे पानी, मेरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, बारिश बहुत कम है, ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो काफ़ी नीचे जा रखा है, तो पानी की बड़ी समस्या है। फिर सड़क अगर बनाओ की बात करें हम, तो उसको लेकर के भी तो फंड की हमारे पास सबसे ज़्यादा समस्या आती है। फिर हम एमएलए लेड से कोशिश करते हैं, एमपी लेड से हम कोशिश करते हैं, कुछ जो नवाचार करते हैं उसके लिए हम भामाशाहों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि राजस्थान तो भामाशाह की धरती है। कुछ करवाया आपने वहाँ? नहीं, काफ़ी मैंने काम करवाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि पानी की, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमने एक ये किया है कि गांव का पानी गांव में और घर का पानी घर में, तो उसके लिए हमने लोगों को घरों में पानी के टाँके बनाने के लिए मोटिवेट किया है। और साथ ही हमने जो गांव में की नालियों का जो पानी है उसको हम लोगों ने गांव के कुओं में डाला है, सोखते गड्ढे हमने बनवाए हैं, और भी वाटर लेवल उससे सही रहे, तो उसको लेकर के हमने काफ़ी काम किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। और फंड की दिक्कत आती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि जैसे जो ये CSR फंड मिल जाए गाँव के अंदर डेवलपमेंट के लिए, तो कोशिश करते हैं फंड। मैं नीरू जी वर्षों से देख रहा हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति मैनिफेस्टोज आते हैं जब भी पार्टियों के, उसमें भी महिलाओं के पहले टॉप 10 जो पॉइंट्स होते हैं उनमें होता है।
लेकिन अभी भी आप ज़रूरत महसूस करती हैं कि या फिर मान के चलें कि नहीं, अब महिलाओं को कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल एकदम से विकसित हैं, ऐसा माने, या ज़रूरत है अभी नारी शक्ति के देखिए लिए? बिल्कुल जरूरत है महिलाओं को। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो आप बता रहे हो स्लोगन देने से महिलाएं मजबूत, बेटियां मजबूत नहीं होगी। अगर उन्हें मजबूत करना है तो उन्हें इकोनॉमिकली मजबूत करना जरूरी है, मैं ये मानती हूँ। क्या होना चाहिए? क्योंकि उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होने चाहिए कि उन्हें उनके हाथ का काम आए। अगर हम जहाँ लोकल जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ पर लोकल कल्चर क्या है और वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ की कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर जा सकती हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। महिलाओं को लघु उद्योग से जोड़ने के लिए उनको हाथ का काम सिखाएं ताकि उनके पास 2 पैसे की आमदनी आए। अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगी तभी वो अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगी। अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो आपको पता है कि घर में भी उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी वो डिसीजन अच्छे से ले पाएंगी, बाहर निकल पाएंगी, अपनी बात को रख पाएंगी। जी, आपकी दोहरी भूमिका है, परिवार को भी चलाना है, बच्चे हैं आपके? बिल्कुल, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो उनकी भी परवरिश, क्योंकि आपको 7 साल मैरिज को बता रहे हैं अभी आप, तो छोटे होंगे बच्चे हाँ, भी, बच्चे छोटे हैं। तो घर की जिम्मेदारी और पंचायत की जिम्मेदारी देखिए कैसे संभालती हैं? मैं गांव के अंदर रहती हूँ, गांव की बात मैं करती हूँ आपके सामने। जब गांव में फसल कटाई का जब टाइम होता है ना, गांव में देसी भाषा में कहते हैं कि लावणी करण हम जावा, तो वो घर का सारा काम करके, घर की औरत बच्चों को संभाल के उनको तैयार करके स्कूल भेज के वो खेत में लावणी भी करने जाती है। वो लावणी पूरे दिन भरी दोपहर में करने के बाद वापिस घर पे आके वो सारा घर का काम भी करती है। जबकि अगर घर का कोई पुरुष उसके साथ जाएगा तो वो सिर्फ काम करके आके या तो हुक्का पीने लग जाएगा या लेट जाएगा, और वो आके घर, और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि महिलाएं बड़ी कमजोर होती हैं। हॉकी सिखाने के पीछे ये मकसद तो नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट? आप ये भी समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा कि वो हॉकी साथ में रहे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारे पास भी है कुछ है, तो ये भी हो सकता है उसका। आप सही ले रहे हो उसका मतलब। जी, अब कंटिन्यू क्या करना आपको, कि टीचर बनना है या फिर जब भी अवसर मिलेगा तो सरपंची करनी है? देखो, मुझे तो जब भी अवसर मिलेगा तो मैं तो सरपंच ही बनना चाहूंगी, क्योंकि आप अपने समाज के अंदर रहकर कितने अच्छे आप कार्य कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप एक इंसानियत के नाते भी एक अच्छे सोशल वर्कर रहकर भी आप अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन सरपंच बनने के बाद आपके पास कुछ पॉलिटिकल पावर्स थोड़ी आ जाती हैं ताकि आप कुछ अच्छे लीगली कुछ कार्य आप कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर का महत्व होता है, पट्टा जारी कर सकते हैं हम लोग। तो बिल्कुल अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल सरपंच, क्योंकि अभी गांव में मुझे बहुत से काम और भी करने हैं। जी, कभी ऐसा भी नीरू जी अवसर मिला कि कोई देख के कि नीरू यादव आगे बढ़ रही है, अभी यूएनओ तक का सफर और देख करके आ गई हैं, जेलेसी होती हो, थोड़ी चिड़न होती हो, ऐसा कभी सामना करना पड़ा? ये तो आपने बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। बिल्कुल करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता। परिवार में से भी हो जाते हैं कुछ पुरुषों को कि ईगो को ठेस पहुंचती है कि अरे वो हरियाणा में कैसे बोलते हैं इसको, जैसे आप जो बोल रही हैं? हाँ, जैसे कि अभी मुझे कईयों ने कह दिया था, बोलो यूएन तो चली गई पड़ी, हमारी काकी मत बन जाइए। मतलब हमारे लोग, ये परिवार में ही हो जाता है कि कभी हमसे ज्यादा आगे चली गई तो पता नहीं हमें कुछ समझेगी या नहीं समझेगी, वो मेल ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है। तो आती है चुनौतियां। और भी कुछ लोग जिनको ये लगता था कि भाई ये सरपंच है और आज इतने बड़े मंच पे होके आई है, तो सैनी सागे ले जा घुमा लेता। बिल्कुल, अगर भारत सरकार मुझे मौका देती सबको साथ ले जाने का तो उनको साथ भी लेके जाती। लेकिन अगर मैं वहां पर गई हूँ तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ सहड, कानसिंहपुरा और लांबी अहीर के लोगों को। अगर वो लोग मुझे वोट नहीं देते या मुझ पर विश्वास नहीं दिखाते और मुझे सरपंच नहीं बनाते तो शायद मुझे उस मंच पे जाने का मौका नहीं मिलता। तो अगर मैं वहां पर गई हूं तो मैं ये मानती हूं कि मेरे सहड, कानसिंहपुरा, लांबीर के लोग ही वहां पर गए हैं, उनकी बात ही वहां पर गई है। तो ये काफी गर्व की बात है उन सभी के लिए, और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल नीरू जी, बातें बहुत करने को है, लेकिन समय सीमा है, उसका ख्याल रखेंगे। मैं चलते चलते आपको नारी सशक्तिकरण के लिए जरूर कुछ जानना चाहूंगा, क्या मन में है आपके? देखिए, मेरे मन में यही है, नारी का सशक्त होने का मतलब ये है कि नारी जो है, महिला जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तभी वो सशक्त बनेगी। क्योंकि हम महिलाओं को मुश्किलें तो बहुत मिल जाएंगी जिंदगी में, लेकिन मौके बहुत कम मिलते हैं। और जिनको भी मौके मिलते हैं वो आगे आइए, अपने हुनर को पहचानिए, आप स्वावलंबी बनिए
और उनके परिवार वालों से भी मेरा यही निवेदन है कि अगर आपके परिवार में आपकी बेटी या आपकी बहू जो भी जिसमें भी जो प्रतिभा है उनका साथ दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो उभर करके सामने आए। चलिए नीरू जी, आपने इतना वक्त दिया हमारे साथ और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो दर्शकों के साथ में शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।